हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। बात करने वाले हैं लैंग्वेज 2 में जिन लोगों ने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा था उसके आंसर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है हमें कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में लिसनिंग स्किल्स को केटर करना चाह रही है, मतलब कि वो लिसनिंग स्किल्स को बच्चे अच्छे से सुन पाए, उनके लिए काम करना चाह रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे देखो, मेकिंग लर्नर्स लिसन एवरीथिंग। अगर सिर्फ सुनाते रहेंगे तो क्या बच्चों को सारी चीजें समझ आ जानी है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगी। ठीक है, फिर अगला हमें दे रखा है कि बार बार एकदम लगातार बोलते रहने से, तो लगातार बोलते रहने से बच्चे नहीं सुनते या नहीं सीखते। या फिर सिर्फ अगर फोकस कर रहे हैं कि स्किल्स के ऊपर, लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, बाकी किसी चीज से उसको एसोसिएट कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट। ये हमारा पहला वाला सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एजर्शन और रीजन है कि एजर्शन बोल रखा है कि एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे प्राइमरी लेवल पे एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और रीजन में बता रखा है कि ग्रामर एक इंटीग्रल पार्ट है प्राइमरी करिकुलम में। तो यहाँ पे क्या सही है? तो रीजन तो देखो, इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। हमें ग्रामर नहीं पता होता फिर भी हम बातचीत तो करते हैं, चीजें समझ में आती है। और लैंग्वेज से यहाँ पे कहीं पे नहीं बता रखा ये इंग्लिश और हिंदी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है या क्या। ठीक है, तो एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि थियोरेटिकल पोजीशंस है एंड बिलीव अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ पेडागोजिकल सेटिंग ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग। इस सारी चीजों में ये क्या कहा जाता है? देखो, पोजीशन ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीजें हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी आर अप्रोच। ये है अप्रोच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो देखो, अब ध्यान से इसको पढ़ना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है तो इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं स्टार्ट से एंड के बीच में के टाइम की बात हो रही होगी कि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था और एंड में क्या लिया है। ठीक है, दूसरी चीज फॉर्मेटिव है तो कहीं ना कहीं ये ऑन गोइंग होगा। तो ऑन गोइंग का कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें? यस, ये देखो, ऑन गोइंग डेवलपमेंट। तो वैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है टीपीआर से बारे में, टीपीआर के बारे में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में। एक टीचर ने प्लान किया कि अपने यंगर लर्नर्स को डिसाइड करके बताया कि टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड्स पे वो फोकस करेंगे। तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड टीपीआर इन लेसन, इनमें से क्या यूज करना चाहिए? तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टीपीआर टेक्निक के बारे में बात हो रही है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर कुछ लिसनिंग एक्टिविटी कर दे, अब टोटल फिजिकल मतलब उसमें लगभग सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर क्या हम क्लास में सम बॉडीली एक्टिविटी प्लान करेंगे, कुछ चीजें हाथ से टच करके फील करने वाली, तो वहां पे सारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे ही सारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, दैट विल लीड टू टीपीआर। अगला सवाल है हमारा 126 नंबर, विच इज अबाउट कि ये जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज होता है, ये जो ग्रामेटिकल ग्रामर इंकरेजेस द बिलीफ दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। लर्निंग क्या है हिसाब किताब कि ग्रामर किस चीज को इनकरेज कर रहा है? तो इन सब से ये कौन सा अप्रोच है? तो दिस अप्रोच इज डिडक्टिव अप्रोच। हम डिड्यूस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं कि ये पहले हमने सीखा, फिर बाद में धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रूल्स डिफाइन जो कर रहे हैं, ये डिडक्टिव हो गया अप्रोच। अगला सवाल है कि टीचर इज प्लानिंग टू गिव फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर ऑफ क्लास 5। राइटिंग टास्क देना चाह रही है, तो इनमें से कौन सा फोकस करना चाहिए ताकि बच्चे आराम से कर पाए? तो वो उन्हें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए। हैंड राइटिंग पे ध्यान दे करके तो कुछ मिलना नहीं, और सिर्फ एक्यूरेसी अगर हो, फ्लुएंसी ना हो, तो पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना बराबर तरीके से जरूरी है। अगला सवाल है कि टॉप टू डाउन मीन्स कि अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग। ओवरऑल समझना है, तो व्हाट डज बॉटम अप मीन्स? बॉटम अप का मतलब क्या होता है? तो इंडक्टिव डिडक्टिव अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये एक फ्रेज है जहां पे कि हम बात कर रहे हैं वर्ड्स पे। फोकस ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ टेक्स्ट, इसको बॉटम से अप कहने का मतलब है कि वर्ड्स और फ्रेजेस पे हम ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगला सवाल दे रखा है
कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लैंग्वेज टीचर की क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी एबिलिटी मतलब लैंग्वेज से हम क्या कर रहे हैं, भाषा है वो, तो भाषा का सबसे नॉर्मल सा चीज क्या होता है कि कम्युनिकेटिव नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसी के अकॉर्डिंग चीजें कंप्लीट करना, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिससे हम विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बच्चा है जिसने किताब उठाई है और उसको सही उसने इट होल्ड्स राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेजेस, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये कर रहा है इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को। ठीक है, अगला सवाल है, देखो ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कितने हद तक सही होने वाला है। लर्नर्स के लिए एक एजर्शन दे रखा है कि बच्चे अपना लैंग्वेज जेनेटिकली प्रपोज्ड होता है और वो डिस्पोज होता है कि वो वैसे ही सीखेंगे और इसमें इन्वायरमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता। तो ये तो तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा, इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, लर्नर सेंटर क्लासरूम में इन्वायरमेंट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। सिर्फ क्लासरूम में तो नहीं होता, वो तो हम बाहर में भी सीखते हैं। तो हम इसको क्या लगाएं समझ में नहीं आ रहा है, बट फिलहाल के लिए हो सकता है कि ये सेकेंड आंसर हो या फिर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं ऑप्शंस को पढ़ करके। अगला सवाल है, a way to teach reading that emphasize understanding the meaning of words from the context which they appear। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रीडिंग दैट एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग बनाने की बात हो रही है। तो मीनिंग मेकिंग क्या होगा, होल लैंग्वेज अप्रोच। अगला सवाल दे रखा है, एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज कॉल्ड। एबिलिटी टू थिंक, हम सोच पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, हम सोच पा रहे हैं बात कर पा रहे हैं, तो दैट वुड बी मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट सवाल हमारा है विच इज अबाउट कि एक माँ है जो उसकी जो संतान है वो क्लास 2 में है और उसने देखा है कि कई बार उसकी संतान जो है कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिसने कभी सुना नहीं है या एडल्ट्स ने कभी बात नहीं किया है। तो ये पॉसिबल कैसे है, कैसे वो वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो उसके घर में यूज नहीं हुआ है या बाकी सारी चीजें उसने कहीं सुना नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इमिटेटिंग एडल्ट्स तो होगा नहीं, साफ सीधी बात है कि इमिटेट तो बच्चा नहीं कर रहा है, रैदर ह्यूमन ब्रेन जो है वायर्ड होता है लैंग्वेज लर्निंग के, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो चॉम्स्की ने बताया था। आप चेक करोगे वहां पे स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि एबिलिटी होती है कि बच्चे नए नए तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने कहीं सुन नहीं रखा हुआ होता। अगला सवाल दे रखा है कि एक ऐसी टेक्निक जो फैसिलिटेट करती है अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व्स एन एडल्ट चाइल्ड लुकिंग एट बुक टुगेदर, एक साथ देख रहे हैं और व्हाइल एडल्ट आस्क क्वेश्चन एंड इनकरेजेस अ डायलॉग। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चा और एक बड़ा वयस्क व्यक्ति दोनों एक किताब को देख रहे हैं और एक डायलॉग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कि एडल्ट जो है वो सवाल पूछता है और फिर बच्चे को सवाल पूछने दिया जाता है। तो मतलब इस तरीके से बच्चा भी सवाल पूछ सकता है और एडल्ट भी सवाल पूछ सकता है, रोल स्विच करके। तो ये कौन से टाइप का टीचिंग मेथडोलॉजी है, एंड दिस टाइप इज कॉल्ड एज डायलॉजिक रीडिंग, इसको डायलॉजिक रीडिंग कहते हैं। अब देखो अगला सवाल हमारा आ गया 136 to 143, सवाल आ गया हमारा किससे, हमारा पैसेज है उससे आ गया। तो अब पैसेज को पढ़ोगे तो पहले वाले का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो यह है शी लिव्ड इन स्मॉल एंड शैबी हाउसेस। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स पे हम बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। इनमें से कौन सा सही है, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देयर इज नो टॉल ट्री हाउस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी स्टेटमेंट सही है और सी गलत है। तो देख लेते हैं, ए एंड बी आर राइट बट सी इज रॉन्ग। अगला सवाल है कि ये 139 नंबर जहाँ पे कि दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और बोला है कि अंकल हेनरी जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वुड्स कैरी करते थे और ये वुड्स फॉर हाउस विच कैरिड फ्रॉम फार अवे, ये घर के लिए लकड़ियां थी जो दूर से लेके आ रहे थे। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, कि बी तो सही है पर ए गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सीक्वेंस दे रखा है कि एक साइक्लोन आया जिसने की क्या किया नहीं किया, फैमिली को परेशान किया, तो ये सही है। फिर दे हैड बिल्ट अ शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन, सही बात है। फिर उसके बाद अराउंड द हाउस देयर वाज नथिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म, ये भी सही है। Their drawing room had only 3
और 4 chairs, ये है false। तो आप देख लो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 4 अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो अंडरलाइन है हु वाज अ फार्मर, ये कौन सा क्लाउज है, तो कौन सा क्लाउज है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि अंकल हेनरी जो कि एक किसान है, तो ये कौन सा होगा, ये एक एडजेक्टिव है, बताया जा रहा है ना इसके बारे में, अंकल के बारे में बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अ कबर्ड फॉर डिशेस, ये क्या है, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, तो ध्यान दीजिएगा फॉर है ये, ठीक है। कंजंक्शन तब होता है जब दो इंडिपेंडेंट लाइंस को जोड़ता है, तो कंजंक्शन वो होता है, और आर्टिकल तो ये होने से रहा, ठीक है। तो अब बचता क्या है हमारे पास, ऑप्शन 4 विच इज प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अगला सवाल है कि देयर इज नो गैरेट एट ऑल, ये किस चीज, गैरेट का मतलब क्या है, तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब लोफ्ट होता है, ठीक। अगला सवाल 144 टू 150 अगेन अनसीन पैसेज से दे रखा है, तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो फादर थे ये बहुत ही पर्टिकुलर थे ड्रेसिंग के बारे में, तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे, तो इनके हिसाब से ये जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर ड्रेस कोड को वो फॉलो करना चाहते थे, इसी वजह से ये कर रहे थे इस प्रकार का। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, तो 145 नंबर में देखो सवाल में क्या दे रखा है, अ फादर अवॉइडेड ईटिंग एट कोर्ट कैंटीन, सही बात है कि वो अवॉइड करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे विच इज फॉल्स, ये ट्रू है ये, और फिर है ही कैरिड केस फाइल्स रैप्ड इन क्लोथ विच इज आल्सो ट्रू, तो कौन कौन सा ट्रू हो गया, ए और सी ट्रू हो गया और बी हमारा हो गया है फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, तो जब आप इन सबको पढ़ोगे ही आर्ग्यूड केसेस लॉजिकली, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो लॉजिकली करते केसेस को बहुत ही अच्छे से डिफर करके और फिर अच्छे से समझाते थे या फिर वहां पे डिफेंड करते थे। He was preferred lawyer of some clients, preferred lawyer थे, which is also true, this is also true. Young advocates wanted to learn from him, right? सीखना चाहते थे। Only few were jealous of his popularity, which is wrong. कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनकी पॉपुलैरिटी से जलते थे, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। Which of the following statement is true? अगला सवाल भी वही है कि true false क्या है, तो देख लेते हैं। Even the judges recognized his legal acumen. जजेस को भी समझ आती थी कि ये जो अगला बंदा है जो सामने बोल रहा है which is also learned, समझते थे इस बात को। He preferred his legal obligation to family obligations. वो अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को थोड़ी सी ज्यादा तरजीह देते थे, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, विच इज राइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अगला सवाल है कि हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट, तो यहाँ पे जो कोहेरेंट वर्ड है इसका मतलब इनमें से कौन सा होगा, तो कोहेरेंट का मतलब क्रेजी का मतलब तो पागल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा खिसका हुआ, या जैसे भी आप समझो, थोड़ा सा उसी प्रकार का पर्सन, तो ये तो होगा नहीं, कोहेरेंट का मतलब ये होगा नहीं यहाँ पे, तो फिर होगा क्या, अगर इस सेंटेंस को पढ़ो और पूरे पैराग्राफ को पढ़ो तो तुम्हें रीजनेबल समझ में आएगा, कैलकुलेटिंग और विटलेस भी नहीं होगा, विटलेस मतलब मूर्ख हो गया जिसको बुद्धि नहीं है, ठीक, तो ये हो गया हमारा रीजनेबल आंसर। 149 नंबर सवाल दे रखा है कि अगेन एक अंडरलाइन वर्ड है जो बताना है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। अब देखो, अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, अब बंडल एक ऐसा बंडल जिसमें कोर्ट के कागज थे, तो ये क्या है, कंटेनिंग, रखना, रखा हुआ है, विच इज अ वर्ब। अब देखो, वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर, अब अंडरलाइन जो यहाँ पे दे रखा है, वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर क्लाइंट, तो ये कौन सा क्लॉज है, तो दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये था हमारा जितना भी एनालिसिस है पेपर 1 के लैंग्वेज 2 के लिए, जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है उनके ये आंसर्स होंगे। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बताना ना अपने मार्क्स को बताना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। डेली बाइट से जुड़े रहें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।